हिंदी साहित्य क्लास 27। अब हम एक नया उपन्यास देखेंगे जिसका नाम है गोदान। गोदान। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे है 3 गोला है जिसमें सबसे ऊपरी गोला यानी पहला पॉइंट है अपने युग का प्रतिबिंब और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। अपने युग का प्रतिबिंब और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। दूसरा गोला जो है उसमें है सामंतवाद। सामंतवाद में है पूंजीवाद का द्वंद्व। पूंजीवाद का द्वंद्व। और तीसरा जो गोला है यानी सबसे अंदर जो गोला है, तो तीसरा गोला में है पीढ़ियों की टकराहट। पीढ़ियों की टकराहट। तो पीढ़ियों की टकराहट में क्या है, क्यों है, उदाहरण क्या है। तो क्या है में विचारों का संघर्ष। विचारों का संघर्ष। समानता सामान्य पहला है सामान्य विचार। सामान्य विचार अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग हैं, तो इसलिए सामान्य विचार और सामान्य विचार का अलग अलग होने से विचारों का संघर्ष होता है पीढ़ियों के बीच। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है यानी पीढ़ियों के टकराहट में, उसमें देखते हैं सामान्य विचार एक पीढ़ी का सामान्य विचार दूसरी पीढ़ी का अलग हो जाए तो पीढ़ी संघर्ष है। सामान्य विचार एक पीढ़ी का सामान्य विचार दूसरी पीढ़ी का अलग हो जाए तो पीढ़ी संघर्ष है, नहीं तो नहीं है। पीढ़ियों की संघर्ष की 2 वजह है। पीढ़ियों की संघर्ष की 2 वजह है। पहला है 2 पीढ़ियां एक साथ परिपक्व रूप में मौजूद हों। 2 पीढ़ियां एक साथ परिपक्व रूप में मौजूद हों। और दूसरा पॉइंट है 25 साल या 50 साल। 25 साल या 50 साल यानी सामंतवाद में दूसरा पॉइंट है सामंतवाद। सामंतवाद में है यानी पूंजीवाद का द्वंद्व, तो ये है 25 साल या 50 साल। तो सामंतवाद और पूंजीवाद क्या है। सामंतवाद जो है ये मध्यकाल की है, यानी मध्यकाल में ये प्रचलित था। पूंजीवाद जो है ये आधुनिक काल में है। सामंतवाद जो है ये कृषि पर जोर देता है और पूंजीवाद जो है ये उद्योग पर जोर देता है। सामंतवाद में धर्म या समाज का महत्व ज़्यादा है व्यक्ति की अपेक्षा, जबकि पूंजीवाद में व्यक्ति और धन का महत्व ज़्यादा है। जबकि पूंजीवाद में क्या है, व्यक्ति और धन का महत्व ज़्यादा है, और सामंतवाद में धर्म या समाज का महत्व ज़्यादा है व्यक्ति की अपेक्षा। और सामंतवाद में राजतंत्र या जमींदारी है। सामंतवाद में राजतंत्र या जमींदारी है, जबकि पूंजीवाद में लोकतंत्र है। ठीक। अब पहला पॉइंट देखते हैं जो हमने देखा था, अपने युग का प्रतिबिंब और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। तो अपने युग का प्रतिबिंब क्या है। अपने युग का प्रतिबिंब यानी सामंतवाद, कृषि, मर्याद, परंपरा या धर्म, ऋण। सामंतवाद, कृषि, मर्याद, परंपरा या धर्म, ऋण, ये अपने युग का प्रतिबिंब है। और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा, तो आने वाले युग की प्रसव पीड़ा में है पॉइंट है पूंजीवाद वाली सभी बातें। पूंजीवाद वाली सभी बातें यानी आधुनिक काल, उद्योग, व्यक्ति और धन का महत्व ज़्यादा, लोकतंत्र। ठीक है, तो ये वाली बातें। दूसरा पॉइंट है दलित चेतना, यानी अंबेडकर ने जो सिलिया के माध्यम से दिया है वो तो दलित चेतना है। तीसरा है स्त्री चेतना। स्त्री चेतना में धनिया के माध्यम से और मीनाक्षी देवी के माध्यम से, तो धनिया और मीनाक्षी देवी के माध्यम से स्त्री चेतना है। लोकतंत्र, लोकतंत्र से धनतंत्र में परिवर्तित हो रहा है, तो ये आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है। चौथा पॉइंट है किसान संघर्ष, राम सेवक के माध्यम से दिखाया गया है। किसान संघर्ष राम सेवक के माध्यम से। और फिर 5वां पॉइंट है पत्रकारिता, यानी पेड न्यूज जो चलाई जाती है, तो ये आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है। अब हम देखते हैं गोदान आदर्शवाद या यथार्थवाद, मतलब गोदान आदर्शवाद यथार्थवाद। तो इसकी पृष्ठभूमि देखें, उसके बाद फिर समस्याएं देखेंगे। तो पृष्ठभूमि में देखें तो आदर्श मुख्य यथार्थवाद है। गोदान में आदर्श मुख्य यथार्थवाद की समस्याएं हैं। गोदान में क्या है, आदर्श मुख्य यथार्थवाद की समस्याएं हैं। पृष्ठभूमि में देखें तो आदर्श मुख्य यथार्थवाद, तो आदर्श मुख्य यथार्थवाद ये समस्याएं हैं।
समाधान में क्या है, समाधान में इसमें होता है आदर्शमुख यथार्थवाद में हृदय परिवर्तन करा दिया जाता है, हृदय परिवर्तन करा दिया जाता है। हृदय परिवर्तन में गांधी जी आते हैं, गांधी जी से मानते हैं हृदय परिवर्तन, तो गांधी जी से हृदय परिवर्तन की बात शुरू होती है। यह भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा है। तो आदर्शमुख यथार्थवाद ये एक समस्या है, इसका समाधान हृदय परिवर्तन से होता है, ऐसा गांधी जी मानते हैं, जो कि एक भारतीय परंपरा है। आदर्शमुख यथार्थवाद में गोदान, गोदान की अगर बात करें तो गोदान जो है वो चरम यथार्थवाद है। देखिए गोदान जो है उसमें चरम यथार्थवाद और आदर्श यथार्थवाद दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो गोदान में चरम यथार्थवाद में जो आधिकारिक कथा है वो होरी धनिया के आर्थिक संघर्ष की ट्रेजिक है। गोदान के चरम यथार्थवाद में आधिकारिक कथा जो है वो होरी धनिया के आर्थिक संघर्ष की ट्रेजिक है। ठीक। और गोदान में जो आदर्श यथार्थवाद है, तो आदर्श यथार्थवाद में प्रासंगिक कथाएं हैं। आदर्श यथार्थवाद में प्रासंगिक कथाएं हैं, जिसमें गोबर, माता दीन सिलिया, हीरा होरी, खन्ना, इन सब की बातें आती हैं। तो प्रासंगिक कथाएं जो हैं वो आदर्श यथार्थवाद हैं, जिसमें गोबर, माता दीन सिलिया, हीरा होरी और खन्ना की बातें आती हैं। अब प्रश्न है, क्या गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है? क्या गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है? तो अब देखते हैं, जब समाजवाद हिंसा का रास्ता अपना लेता है तो मार्क्सवाद हो जाता है। जब समाजवाद हिंसा का रास्ता अपना लेता है तो मार्क्सवाद हो जाता है, और हिंसा न अपनाएं तो समाजवाद है, और हिंसा न अपनाएं तो समाजवाद है। मार्क्सवाद इस उपन्यास में घोषणा के रूप में हो या ना हो, किंतु मूल्यों के रूप में इस उपन्यास में आया है। यहाँ तो जो किसान हैं सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दें तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कालिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो, थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। मतलब क्या है, मार्क्सवाद इस उपन्यास में घोषणा के रूप में हो या ना हो, किंतु मूल्यों के रूप में इस उपन्यास में आया है। जैसे है, यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दें तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कालिंदों का पेट न भरें तो निबाह न हो, थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। तो इसी के साथ क्लास नंबर 27 यहीं पर समाप्त होता है। क्लास हिंदी साहित्य क्लास नंबर 28, इसमें हम देखते हैं गोदान की समस्याएं क्या है। तो समस्याओं में आर्थिक समस्याएं देखेंगे, सामाजिक देखेंगे और राजनीतिक देखेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक देखते हैं। तो आर्थिक में पहली समस्या है ऋणग्रस्तता, जो कि होरी की समस्या है। दूसरा है बेरोजगारी, जिसको गोबर के माध्यम से दिखाया गया है। गोबर और मजदूर ये जो हैं ये बेरोजगारी की समस्या है। तीसरा है बेगार, तो राय साहब के यहाँ बेगार की समस्या है। मतलब तो समस्याओं में पहला आर्थिक है। आर्थिक में 3 समस्याएं, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी और बेगार। ऋणग्रस्तता जो है वो होरी के माध्यम से दिखाया गया है। बेरोजगारी जो है वो गोबर और मजदूरों के माध्यम से दिखाया गया है, और बेगार जो है वो राय साहब के यहाँ दिखाया गया है। सामाजिक समस्या की बात करें तो सामाजिक समस्या में धर्म, बिरादरी या मर्जाद, दहेज, वैधत्य, जातिगत भेदभाव दिखाया गया है। सामाजिक समस्याओं में धर्म, बिरादरी या मर्जाद, दहेज, वैधत्य, जातिगत भेदभाव दिखाया गया है, जिसमें धर्म और बिरादरी या मर्जाद की सामाजिक समस्या होरी के माध्यम से दिखाया गया है। दहेज की जो सामाजिक समस्या है वो सोना या रूपा के माध्यम से दिखाया गया है।
दहेज की जो सामाजिक समस्या है वो सोना या रूपा के माध्यम से दिखाया गया है। वैधत्य की जो सामाजिक समस्या है वो झुनिया के माध्यम से दिखाया गया है। और जातिगत भेदभाव जो है, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक समस्या जो है वो सिलिया के माध्यम से दिखाया गया है। और राजनीतिक समस्या की बात करें तो इसमें लोकतंत्र धनतंत्र बन गया है, लोकतंत्र धनतंत्र बन गया है पहली समस्या। दूसरी जमींदारी की समस्या, तीसरी थानेदार की समस्या और चौथा पंचायत की समस्या दिखाई गई है। तो राजनीतिक में 4 समस्या है। पहला है लोकतंत्र धनतंत्र बन गया है, दूसरा है जमींदारी की समस्या, तीसरा है थानेदार की समस्या और चौथा है पंचायत की समस्या। अब और देखते हैं सामाजिक समस्याओं में और भी अभी है। हमने 4-5 देखे, मतलब एक धर्म देखा, दूसरा बिरादरी या मर्जात देखा, तीसरा दहेज देखा, चौथा वैधत्य देखा, पांचवा जातिगत भेदभाव देखा। अब हम आगे भी है, आगे है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता जो है वो झुनिया का पति के माध्यम से दिखाया गया है। और अगला है बेमेल विवाह की सामाजिक समस्या, जिसको भोला नोहरी और रूपा राम सेवक के माध्यम से दिखाया गया है। अगली सामाजिक समस्या है संयुक्त परिवार का टूटना। और अगली सामाजिक समस्या है पत्रकारिता। और सबसे लास्ट में सामाजिक समस्या है वेश्यावृत्ति। तो कौन कौन सी सामाजिक समस्या दिखाई गई हैं? धर्म, बिरादरी या मर्जाद, दहेज, वैधत्य, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिकता, बेमेल विवाह, संयुक्त परिवार का टूटना, पत्रकारिता और वेश्यावृत्ति। ये सभी सामाजिक समस्याएं गोदान में दिखाई गई हैं। अब देखते हैं गोदान में वर्णित समस्याओं पर विचार करें। गोदान में वर्णित समस्याओं पर विचार करें। गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है और इसकी महाकाव्यात्मकता का मूल कारण यही है कि इसमें प्रेमचंद ने 1936 के भारत में उपस्थित रही हर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्या को स्थान दिया है। कुछ समीक्षक तो यहाँ तक कहते हैं कि गोदान एक महासागर है जिसमें प्रेमचंद की सभी पूर्ववर्ती कहानियाँ और उपन्यास शामिल हो गए हैं। इसमें प्रतिज्ञा और निर्मला की तरह बेमेल विवाह भी है। कर्मभूमि और वरदान की तरह किसानों के शोषण के चित्र भी हैं और रंगभूमि में वर्णित महाजनी सभ्यता या पूंजीवाद भी अपने विकरालतम रूप में उपस्थित है। इसके साथ साथ पूस की रात, अलग्योझा और सदगति जैसी कहानियों में वर्णित समस्याएं भी गोदान के भीतर से झांकती हैं। इतना फिर से पढ़ूंगा कि गोदान में वर्णित समस्याओं पर विचार करें। ये फिर से जल्दी से पढ़ूंगा। गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है और इसकी महाकाव्यात्मकता का मूल कारण यही है कि इसमें प्रेमचंद ने 1936 के भारत में उपस्थित रही हर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्या को स्थान दिया है। कुछ समीक्षक तो यहाँ तक कहते हैं कि गोदान एक महासागर है जिसमें प्रेमचंद की सभी पूर्ववर्ती कहानियाँ और उपन्यास शामिल हो गए हैं। इसमें प्रतिज्ञा और निर्मला की तरह बेमेल विवाह भी है। कर्मभूमि और वरदान की तरह किसानों के शोषण के चित्र भी हैं और रंगभूमि में वर्णित महाजनी सभ्यता या पूंजीवाद भी अपने विकरालतम रूप में उपस्थित है। इसके साथ साथ पूस की रात, अलग्योझा और सदगति जैसी कहानियों में वर्णित समस्याएं भी गोदान के भीतर से झांकती हैं। देखते हैं गोदान में समाधान पक्ष। तो समाधान पक्ष में 2 तरीके से हम देखेंगे। एक देखेंगे चरम यथार्थवादी और दूसरा देखेंगे संकेत कौन कौन से हैं समाधान में।
तो चरम यथार्थवादी में जो है वो समाधान पक्ष प्रायः अनुपस्थित है। चरम यथार्थवादी में समाधान पक्ष प्रायः अनुपस्थित है। और संकेत देखिए कि कौन कौन सा समाधान दिखाने की कोशिश की गई है। तो दलित समस्या का समाधान जो है वो सिलिया का परिवार यानी डॉक्टर अंबेडकर के वाक्यों के माध्यम से दिखाया गया है। किसान समस्या का समाधान राम सेवक के माध्यम से दिखाया गया है। दहेज समस्या का समाधान सोना के माध्यम से दिखाया गया है। बेमेल विवाह के समाधान भोला और नोहरी के माध्यम से दिखाया गया है। नारी के समाधान पक्ष नारी के अधिकार का जो नारी का अधिकार मतलब नारी का समाधान पक्ष उनके अधिकार के माध्यम से दिखाया गया है। विधवा के समाधान का पक्ष झुनिया के माध्यम से दिखाया गया है। धनिया और गोबर के समाधान पक्ष विद्रोह के माध्यम से दिखाया गया है। और होरी का समाधान पक्ष दब्बू के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है। तो जमींदारों ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए का चंदा लगाया। किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। ... गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा कि सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। अब इसकी भूमिका देखते हैं हम। भूमिका है, चूंकि यह उपन्यास चरम यथार्थवादी है इसलिए समाधान पक्ष स्पष्ट रूप में नहीं आया है, किंतु ध्यानपूर्वक देखेंगे तो संकेत अवश्य मिल जाते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, गोदान चरम यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आँखें पहली बार अंधेरे को देखने का साहस कर रही हैं। होरी की त्रासद मृत्यु एक अर्थ में हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद का प्रस्थान बिंदु है। स्वाभाविक है कि ऐसे उपन्यास में लेखक समस्याओं का समाधान कर देने की जिद नहीं ठानता। समस्याओं के गहरे अंधेरे में ही रचना को समाप्त करता है। प्रेमचंद जो पूर्ववर्ती उपन्यासों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी के रास्ते पर चल रहे थे, प्रेमचंद जो पूर्ववर्ती उपन्यासों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी के रास्ते पर चल रहे थे, प्रायः अंतिम बिंदु पर आकर समाधान ढूंढ लाते थे। गोदान में समाधान इतनी सपाट नज़र से नहीं दिखते। हालांकि यह जरूर है कि कुछ गहराई में जाने पर समाधानों के संकेत दिख जाते हैं। जिसमें दूसरा पॉइंट है समाधान के संकेत। समाधान के संकेत में का पॉइंट है, होरी या भारतीय किसान की समस्याओं का मूल कारण उसका समझौतावादी चरित्र या दब्बूपन है। वह सत्ता से भी डरता है और धर्म, बिरादरी, मर्यादा व अंधविश्वासों से भी। उसके इसी भय का दोहन शोषक वर्ग करता है। प्रेमचंद धनिया और गोबर की विद्रोह चेतना के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं कि जब तक किसान अपने शोषण की पहचान नहीं करेगा और उसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, तब तक उसकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। गोबर और धनिया का एक एक गर्म वाक्य यहाँ पे लिखना है। उसके बाद खा पॉइंट है, राम सेवक के हवाले से प्रेमचंद ने एक घटना का जिक्र किया है जिसमें जमींदार के शोषण के विरुद्ध किसानों के सामूहिक संघर्ष की जीत दिखाई गई है। 1930 के दशक में
उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल ही रहा था। संभवतः प्रेमचंद यही संकेत करना चाहते हैं कि एकजुट होकर अधिकार मांगने से ही किसान संकट मुक्त होंगे। जमींदारों ने हल पीछे ... पीछे पेज में जब से ऊपर जो लिखा है वही ऊपर यहाँ लिख देना है कि जमींदारों ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए का चंदा लगाया। किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया ... गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा कि सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। ठीक है। गा पॉइंट है दलित समस्या का समाधान सिलिया के परिवार के विद्रोह चेतना के माध्यम से दिखाया है। वे सवर्ण समाज को संदेश देना चाहते हैं कि यदि उसने अब वे सवर्ण समाज को संदेश देना चाहते हैं कि यदि उसने अब दलितों को मानवोचित सम्मान नहीं दिया तो उनके पास विद्रोह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। घा पॉइंट है प्रेम विवाह के माध्यम से दहेज रोका जा सकता है। और अंगा पॉइंट है विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। और चा पॉइंट है पारिवारिक समस्याओं का समाधान हृदय परिवर्तन से ही दिखाया है। अब हम देखते हैं गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास। क्या देखेंगे? गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास। उपन्यास जो है महाकाव्यात्मक, तो महाकाव्यात्मक देखिए सबसे बड़ा है उपन्यास। उपन्यास के अंतर्गत आता है महाकाव्यात्मक उपन्यास। ठीक है। तो उपन्यास में महाकाव्यात्मकता में पहला है समग्रता। समग्रता में है परिस्थितियों को समग्रता से दिखाएं, समस्याओं को समग्रता से दिखाएं, चरित्र जो कि प्रतिनिधित्व है वो समग्रता से दिखाएं और देश काल का अतिक्रमण करें, तो वो महाकाव्यात्मक है। और महाकाव्यात्मक में दूसरा है उत्कर्ष मूलक। उत्कर्ष मूलक यदि कोई उपन्यास अपने समय अपने स्थान को संपूर्णता में समेटता है और उसका प्रभाव उत्कर्ष मूलक होता है तो हम उसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहेंगे। हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान है, क्योंकि सारी परिस्थितियां, सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याएं गोदान में आ गई हैं। गोदान में कुल 86 चरित्र हैं और वे इस तरीके से हैं कि समाज का कोई वर्ग छूटता नहीं। अब देखते हैं ट्रेजेडी यानी त्रासदी। ट्रेजेडी यानी त्रासदी तो पश्चिम के नाटक की एक परंपरा है। त्रासदी क्या है? ये पश्चिम के नाटक की एक परंपरा है जिसमें पहले देखिए पश्चिम के नाटक की एक परंपरा है ट्रेजेडी, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला तो है इसमें कैथारसिस होता है, दूसरा हेमर्सिया होता है, तीसरा पेरिपेटिया होता है और चौथा एनाग्नोसिस होता है यानी प्रतिविज्ञान होता है। तो यानी एनाग्नोसिस क्या है? एनाग्नोसिस यानी पहला कैथारसिस होता है, दूसरा हेमर्सिया होता है, तीसरा पेरिपेटिया होता है, तीसरा पेरिपेटिया होता है और चौथा एनाग्नोसिस होता है। तो पहला जो है कैथारसिस, इसमें विरेचन होता है। फिर हेमर्सिया होगा, हेमर्सिया मतलब गंभीर भूल हो जाएगी। फिर पेरिपेटिया होगा, पेरिपेटिया मतलब भाग्य विपर्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो है एनाग्नोसिस यानी प्रतिविज्ञान होगा। तो ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी है मन के नकारात्मक भावों को मन से निकालने की प्रक्रिया ही ट्रेजेडी है। मन के नकारात्मक भावों को
मन से निकालने की प्रक्रिया ही ट्रेजेडी है। मन के नकारात्मक भावों को मन से निकालने की प्रक्रिया ही ट्रेजेडी है। अब इसमें देखते हैं जो है कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? आपके शरीर की बुरी चीज़ों को किसी प्रोसीजर के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना ही कैथारसिस है। आपके शरीर की बुरी चीज़ों को किसी प्रोसीजर के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना ही कैथारसिस है। जैसे मन है तो मन में दो चीज़ें हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक में है उत्साह, प्रेम, सहयोग। उत्साह, प्रेम, सहयोग, ये सकारात्मक है। नकारात्मक में है डर या भय, नफरत या घृणा, दीनता, ईर्ष्या। डर या भय, नफरत या घृणा, दीनता और ईर्ष्या। तो इनके जैसे सकारात्मक में उत्साह, प्रेम, सहयोग के माध्यम से कोई हम बुरी चीज़ों को बाहर निकाल दें, या फिर नकारात्मक में जैसे डर या भय, नफरत या घृणा, दीनता या ईर्ष्या के माध्यम से बुरी चीज़ों को बाहर निकाल दें। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास नंबर 28 यहीं पे समाप्त होता है। साहित्य क्लास 29। तो इसमें हम देखते हैं त्रासदी। त्रासदी में क्या क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है नायक जो होगा वो भद्र पुरुष या उदात्त नायक होगा। भद्र पुरुष या उदात्त नायक होगा, इसका मतलब होता है कि जेन्युइन पर्सन होगा। तो नायक जो है वो भद्र पुरुष या उदात्त नायक होता है। भद्र पुरुष या उदात्त नायक के दो गुण जरूरी हैं। पहला है कि वो उसमें साहस और क्षमता हो। दूसरा है कि वो नैतिकता हो, यानी नैतिकता के साथ संघर्ष करता हो। ठीक है, तो भद्र पुरुष होने के लिए दो गुण जरूरी हैं। पहला, उसमें साहस और क्षमता हो। दूसरा, नैतिकता के लिए संघर्ष करता हो या नैतिकता से संघर्ष करता हो। दूसरा है खलनायक। खलनायक जो है उसमें भी साहस और क्षमता जो है वो नायक के समान हो। खलनायक जो है उसमें भी साहस और क्षमता नायक के समान हो, किंतु वह अनैतिक होना चाहिए। तीसरा है कथानक। कथानक जो है वो वक्र कथानक होना चाहिए, यानी जिग जैग होना चाहिए। और चौथा है हैमर्सिया। हैमर्सिया मतलब गंभीर भूल या नैतिक भूल। ज़्यादा नैतिकता के चक्कर में भूल हो जाती है, यानी हैमर्सिया हो जाती है। फिर पांचवा है पेरिपेटिया। पेरिपेटिया में क्या है कि नायक जो जीतता हुआ नायक हारने लगे, यानी भाग्य विपर्य। तो पेरिपेटिया में क्या होता है कि जीतता हुआ नायक हारने लगे, यानी भाग्य विपर्य। ठीक है, उसके बाद छठा क्या होता है एनाग्नोरोसिस। एनाग्नोरोसिस यानी प्रतिविज्ञान। यानी क्या भूल हुई थी उसकी वजह से जीतता हुआ नायक जो है वो हारने लगेगा। तो सातवां है फिर पतन हो जाएगा। पतन यानी पतन में फिर पराजय हो जाएगी या फिर मौत हो जाएगा। और फिर आठवां होगा कि विरेचन हो गया। आठवां क्या हो जाएगा? विरेचन हो गया। तो यही था त्रासदी। अब देखते हैं गोदान की कथानक योजना। गोदान की कथानक योजना। तो सबसे पहले देखते हैं अच्छे कथानक के गुण। अच्छे कथानक के गुण। तो अच्छे कथानक के गुण में है कसा हुआ हो या बिखराव ना हो। कसा हुआ हो या बिखराव ना हो। दूसरा है संबंध निर्वाह ठीक हो। तीसरा है गति विराम संतोषजनक हो। चौथा है अनावश्यक प्रसंग ना हो। पांचवा है कारण कार्य संबंध हो। और छठा है आकस्मिकता एक सीमा से अधिक ना हो। तो इसमें जो कसा हुआ हो या बिखराव ना हो ये तो है। संबंध निर्वाह ठीक हो, ये जो है ये भी है। संबंध निर्वाह ठीक है, यानी गांव शहर का संपर्क सूत्र है। गांव शहर का संपर्क सूत्र है। गांव शहर में तीन बातें हैं, एक राय साहब है,
एक गोबर है, एक मेहता मालती जो गांव और शहर मतलब देख चुका है। तो गांव शहर में संपर्क सूत्र है, यानी 3 लोग हैं, एक राय साहब, एक गोबर, एक मेहता मालती। गति विराम संतोषजनक हो, ये सामान्यतः ठीक है, पर कहीं कहीं विराम चुभा है। मतलब गति विराम संतोषजनक हो, इसमें तो समानता ये ठीक है, पर कहीं कहीं विराम चुभा है। अनावश्यक प्रसंग ना हो, तो अनावश्यक प्रसंग में जैसे मिस मालती का शराब पिलाना, ये लगता है कि अनावश्यक प्रसंग है। कारण कार्य संबंध जो है, इसमें धनुष यज्ञ शिकार का प्रसंग, देखिए अनावश्यक प्रसंग ना हो इसमें, जैसे मिस मालती का शराब पिलाना, धनुष यज्ञ, शिकार का प्रसंग, कबड्डी, मेहता का भाषण, ये लगता है कि अनावश्यक प्रसंग हैं। और जो हमने कहा कारण कार्य संबंध और आकस्मिकता एक सीमा से अधिक न हो, ये जो हैं ये दोनों पॉइंट ये यथार्थवादी उपन्यास हैं, तो ये दोनों सराहनीय हैं। यथार्थवादी उपन्यास है तो ये दोनों सराहनीय हैं, मतलब ये दोनों सही से हैं। शहर की कथा कमज़ोर, अब मतलब गोदान में शहर की कथा कमज़ोर, तो इसमें 2 पॉइंट देखेंगे, क्यों है और क्यों रखा। शहर की कथा कमज़ोर क्यों है और क्यों रखा। तो क्यों है, पहला उसमें पॉइंट है क्यों है, क्योंकि निजी अनुभव नहीं था, ये निम्न वर्ग से आते थे इसलिए इन्हें निजी अनुभव नहीं था। दूसरा है आदर्शों का प्रक्षेपण किया, जैसे मालती, मेहता, ओंकारनाथ आदि। आदर्शों का प्रक्षेपण किया जैसे मालती, मेहता, ओंकारनाथ आदि। शहर की कथा कमज़ोर क्यों रखा, तो क्यों रखा में पहला पॉइंट है महाकाव्यात्मक उपन्यास बनाना था, इस वजह से रखा। दूसरा पॉइंट है किसान मजदूर को दिखाना था। तीसरा है सामंत पूंजी को दिखाना था। चौथा था शोषण की श्रृंखला। और 5वां है आदर्शों का प्रक्षेपण करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं, गोदान में शहरी कथा कमज़ोर 2 कारणों की वजह से है। पहला, प्रेमचंद का शहर के प्रति निजी अनुभव नहीं था। गोदान में शहरी निम्न वर्ग का परिचय ठीक ठाक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारण है आदर्शों का प्रक्षेपण। शहर की कथा क्यों रखा, तो इसमें पहला पॉइंट है लिखना था महाकाव्यात्मक उपन्यास। दूसरा पॉइंट है किसान के साथ साथ मजदूर का संघर्ष दिखाना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है वे सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों के संकट दिखाना चाहते थे। चौथा पॉइंट है शोषण की श्रृंखला दिखाने के लिए केवल गांव पर्याप्त नहीं है। और 5वां पॉइंट है आदर्शों का प्रक्षेपण शहर के बिना कैसे करते। ठीक है, तो इस वजह से शहर की कथा कमज़ोर रखा। अब देखते हैं कथानक का प्रश्न, यानी गोदान का शिल्प। कथानक के प्रश्न में गोदान का शिल्प देखते हैं। अगर पूछ ले गोदान का शिल्प, तो पहला पॉइंट है किसी उपन्यास का कथानक तब श्रेष्ठ माना जाता है जब वह पूरी तरह कसा हुआ हो और उसमें बिखराव ना हो। यह स्थिति तब आती है जब उसमें अनावश्यक प्रसंग ना हो, घटनाओं के बीच कारण कार्य संबंध बना रहे, गति और विराम की समुचित व्यवस्था हो तथा सभी घटनाओं और चरित्रों के बीच समुचित संबंध निर्वाह हो। गोदान की कथानक योजना का परीक्षण
भी उपरोक्त कसौटियों के आधार पर की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, गोदान के कथानक के प्रशंसा में एक दो बिंदु लिखें, जिसमें का नंबर है संबंध निर्वाह बेहतर है। संबंध निर्वाह बेहतर है। यदि गांव और शहर की कथा को छोड़ दें तो घटनाओं के बीच गहरा संबंध निर्वाह है, जिसका प्रमाण है कि उपन्यास के पहले 2 पृष्ठों पर और अंतिम 2 पृष्ठों के बीच गहरा तारतम्य दिखता है। और पॉइंट है, शुरू में बच्चों की मृत्यु डॉक्टर के अभाव में हुई, अंत में होरी की। शुरू में बच्चों की मृत्यु डॉक्टर के अभाव में हुई, अंत में होरी की। और पॉइंट है, आरंभ में जिक्र है कि गाय की लालसा मन में बैठी हुई है। आरंभ में जिक्र है कि गाय की लालसा मन में बैठी हुई है। होरी के अंतिम कथन में भी यही बात है। होरी के अंतिम कथन में भी यही बात है कि गाय की लालसा मन में ही रह गई। और पॉइंट है, आरंभ में होरी कहता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी। धनिया और अंतिम पृष्ठ पर यही होता है। आरंभ में होरी कहता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, और अंतिम पृष्ठ पर यही होता है। तीसरा पॉइंट है कुछ कमियां। कुछ कमियों में का पॉइंट है, गांव और शहर की कथाएं आपस में ठीक से नहीं जुड़ सकी। गांव और शहर की कथाएं आपस में ठीक से नहीं जुड़ सकी, जबकि प्रेमाश्रम रंगभूमि कर्मभूमि में बेहतर तरीके से जुड़ी हुई थी। पॉइंट है, कुछ अनावश्यक प्रसंगों की उपस्थिति ने कथा के तनाव को शिथिल किया है। कुछ अनावश्यक प्रसंगों की उपस्थिति ने कथा के तनाव को शिथिल किया है। पॉइंट है, अनावश्यक प्रसंगों के कारण कहीं कहीं कथानक में अवांछित विराम उपस्थित हो गए हैं। अनावश्यक प्रसंगों के कारण कहीं कहीं कथानक में अवांछित विराम उपस्थित हो गए हैं, जैसे मिस्टर मेहता का लंबा भाषण। और चौथा है निष्कर्ष। चौथा पॉइंट है निष्कर्ष। कुछ कमियों के बावजूद उसके बाद भी बेहतर। कुछ कमियों के बावजूद उसके बाद भी बेहतर। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब देखते हैं गोदान की बुनावट या बनावट, मतलब गोदान की बुनावट, बनावट, कसावट, सजावट। गोदान की बुनावट, बनावट, कसावट, सजावट। तो अगर कि बुनावट पूछा जाए ना, तो बुनावट में 2 चीज़ें लिखेंगे, एक शिल्प एक कथानक। शिल्प और कथानक। और अगर बनावट पूछा जाए तो उसमें केवल शिल्प लिखा जाएगा। बुनावट पूछा जाए तो शिल्प और कथानक दोनों, बनावट पूछा जाए तो केवल शिल्प, और कसावट पूछा जाए तो कथानक के आधार पर लिखा जाएगा। कसावट मतलब कथानक के आधार पर। और सजावट का मतलब है शिल्प के कुछ तत्व लिखेंगे, शिल्प के कुछ तत्व लिखेंगे, बिंब लिखेंगे और भाषा ध्वनि लिखेंगे। शिल्प के कुछ तत्व, बिंब, भाषा ध्वनि लिखेंगे। भूमिका, जैसे देखें भूमिका में, बुनावट का अर्थ है कि लेखक ने अपने प्रतिपाद्य को, बुनावट का अर्थ है कि लेखक ने अपने प्रतिपाद्य को चरित्रों और घटनाओं आदि के माध्यम से कितनी सफाई के साथ बुना है। बुनावट का अर्थ है कि लेखक ने अपने प्रतिपाद्य को चरित्रों और घटनाओं आदि के माध्यम से कितनी सफाई के साथ बुना है। बुनने का अर्थ है कि उसने अपनी रचना में विभिन्न बुनने का अर्थ है कि उसने अपनी रचना में विभिन्न प्रसंगों, चरित्रों, स्थितियों और भाषाई तथ्यों को क्या इस प्रकार इस्तेमाल किया है कि ये सभी तत्व बराबर गुथ कर लेखक के प्रतिपाद्य को मूर्त कर पाएं। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है।
और हिंदी उपन्यास परंपरा की सबसे महान कृति है। इसलिए स्वाभाविक भी है कि यह जितना विख्यात अपनी संवेदना को लेकर है, प्रायः उतना ही बुनावट को लेकर भी है। दूसरा पॉइंट है कथानक योजना पर थोड़ा विस्तार से लिखें। तीसरा पॉइंट है भाषा शैली या चरित्र पर संक्षेप में लिखें। नोट में है जैसे अप्रस्तुत योजना, तो अप्रस्तुत का मतलब है अलंकार, अप्रस्तुत में उपमान जिससे तुलना की जाए, अप्रस्तुत का मतलब होता है उपमान जिससे तुलना की जाए, और अप्रस्तुत में हमें अलंकार लिखना है। अप्रस्तुत का मतलब होता है उपमान, उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, और अप्रस्तुत में अलंकार लिखना है। तो एक बार फिर से ये भूमिका पढ़ देता हूँ। बुनावट का अर्थ है कि लेखक ने अपने प्रतिपाद्य को चरित्रों और घटनाओं आदि के माध्यम से कितनी सफाई के साथ बुना है। बुनने का अर्थ है कि उसने अपनी रचना में विभिन्न प्रसंगों, चरित्रों, स्थितियों और भाषाई तथ्यों को क्या इस प्रकार इस्तेमाल किया है कि ये सभी तत्व बराबर गुथ कर लेखक के प्रतिपाद्य को मूर्त कर पाएं। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है और हिंदी उपन्यास परंपरा की सबसे महान कृति है। इसलिए स्वाभाविक भी है कि यह जितना विख्यात अपनी संवेदना को लेकर है, प्रायः उतना ही बुनावट को लेकर भी है। ठीक, तो दूसरा हमने देखा था कथानक योजना पर थोड़ा विस्तार से लिखें। तीसरा है भाषा शैली या चरित्र पर संक्षेप में लिखें। फिर है नोट में अप्रस्तुत योजना। अप्रस्तुत योजना का मतलब है, अप्रस्तुत का मतलब है उपमान, उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए, और अप्रस्तुत आए तो अलंकार के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से क्लास नंबर 29 भी यहीं पे समाप्त होता है। साहित्य क्लास 30, इसमें हम देखते हैं उपन्यास के तत्व। तो उपन्यास के तत्व 6 होते हैं, जिसमें होता है उद्देश्य, कथानक कथा वस्तु, चरित्र योजना, भाषा शैली, कथोपकथन और देश काल वातावरण। अगर उपन्यास के तत्व पूछा जाए तो उसमें उद्देश्य जो है वो 40 से 50 शब्दों में लिखेंगे। कथानक कथा वस्तु जो है वो 60 से 70 शब्दों में लिखेंगे, और जो चरित्र योजना है वो 70 शब्दों में लिखेंगे। जो भाषा शैली है वो 70 से 80 शब्दों में लिखेंगे, और जो कथोपकथन है वो 30 शब्दों में लिखेंगे, और जो देश काल वातावरण है वो भी 30 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। अब चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, उपन्यास के तथ्यों के आधार पर गोदान की समीक्षा कीजिए। उपन्यास के तथ्यों के आधार पर गोदान की समीक्षा कीजिए। अब इसके उत्तर देखते हैं। उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। उद्देश्य, कथानक कथा वस्तु, चरित्र योजना, भाषा शैली, कथोपकथन और देश काल वातावरण। इन कसौटियों के आधार पर गोदान एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ठहरता है, जिसे सविस्तार विश्लेषित किया जा सकता है। जिसमें पहला है उद्देश्य। चरम यथार्थवादी उपन्यास होने के कारण गोदान में उद्देश्य अलग से चिपका हुआ नजर नहीं आता। प्रेमचंद का उद्देश्य आदर्श स्थापित करना नहीं, प्रेमचंद का उद्देश्य आदर्श स्थापित करना नहीं, बल्कि यह है कि यथार्थ की चुभन से पाठक को संवेदनशील बना सकें। इसमें वे पूर्णतः सफल रहे हैं। इसमें वे पूर्णतः सफल रहे हैं क्योंकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है। क्योंकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है। अब दूसरा है कथानक व कथा वस्तु। कथानक पीछे से देखकर लिखना है, लिख लें। और कथा वस्तु बेहद विश्वसनीय है। स्थानों और चरित्रों के नाम काल्पनिक हैं, किंतु स्थितियां और समस्याएं इतनी प्रामाणिक हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में कहें तो तत्कालीन समाज को इतिहास की पुस्तकों से बेहतर गोदान पढ़कर समझा जा सकता है। फिर से पढ़ता हूँ। कथा वस्तु बेहद विश्वसनीय है।
स्थानों और चरित्रों के नाम काल्पनिक हैं, किंतु स्थितियां और समस्याएं इतनी प्रामाणिक हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में कहें तो तत्कालीन समाज को इतिहास की पुस्तकों से बेहतर गोदान पढ़कर समझा जा सकता है। तीसरा है चरित्र। प्रेमचंद की चरित्र योजना मार्क्स और गांधी की सम्मिलित नजरिए से बनी है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो प्रेमचंद ने मानो गांधी और मार्क्स को फेंट कर मिलाया है। प्रेमचंद ने मानो गांधी और मार्क्स को फेंट कर मिलाया है। प्रेमचंद के चरित्र आदर्श और कृत्रिम न होकर स्वाभाविक और सहज हैं। सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे न होकर अच्छाई बुराई का संश्लिष्ट मिश्रण है। वे अपने अपने सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि हैं, किंतु उनका अपना व्यक्तित्व भी झलकता है। चरित्रों के बाहसी पक्षों मनोविज्ञान दोनों को एक साथ साधना प्रेमचंद की चरित्र योजना का सर्वोच्च स्तर है। जैसे मालती बाहर से तितली तथा अंदर से मधुमक्खी है। फिर से पढ़ता हूँ चरित्र को। प्रेमचंद की चरित्र योजना मार्क्स और गांधी की सम्मिलित नजरिए से बनी है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो प्रेमचंद ने मानो गांधी और मार्क्स को फेंट कर मिलाया है। प्रेमचंद के चरित्र आदर्श और कृत्रिम न होकर स्वाभाविक और सहज हैं। सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे न होकर अच्छाई बुराई का संश्लिष्ट मिश्रण हैं। वे अपने अपने सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि हैं, किंतु उनका अपना व्यक्तित्व भी झलकता है। चरित्रों के बाहसी पक्षों मनोविज्ञान दोनों को एक साथ साधना प्रेमचंद की चरित्र योजना का सर्वोच्च स्तर है। जैसे मालती बाहर से तितली तथा अंदर से मधुमक्खी है। अब देखते हैं भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा शैली न राजा लक्ष्मण सिंह के रास्ते पर चली है। प्रेमचंद की भाषा शैली न राजा लक्ष्मण सिंह के रास्ते पर चली है, न ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के रास्ते पर। वे हिंदी को तत्समीकरण और फारसीकरण से बचाते हुए हिंदुस्तानी बना देना चाहते हैं, जो महात्मा गांधी के सपनों की राष्ट्रभाषा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे इसमें खासे सफल भी रहे हैं। गोदान के चरित्रों की भाषा उनके पृष्ठभूमियों के अनुरूप है, इसलिए होरी और मिस्टर मेहता की भाषा का अंतराल चुभता नहीं। इसलिए होरी और मिस्टर मेहता की भाषा का अंतराल चुभता नहीं। जहाँ प्रेमचंद ने खुद अपनी बात रखी है, प्रायः प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ प्रेमचंद ने खुद अपनी बात रखी है, प्रायः प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है। जैसे वैवाहिक जीवन के प्रभाव में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है। जैसे वैवाहिक जीवन के प्रभाव में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और उदय के सारे आकाश को अपनी माधुर्य की सुनहरी किरणों से अंकित कर लेती है और उदय के सारे आकाश को अपनी माधुर्य की सुनहरी किरणों से अंकित कर लेती है। प्रेमचंद की भाषा कई स्तरों पर प्रयोगशील है। उसमें व्यंग्य भी है, प्रतीकों और अप्रस्तुतों का उपयोग भी है,
प्रायाव्यास शैली तो कहीं समास शैली है। प्रायाव्यास शैली तो कहीं समास शैली है। और कहीं कहीं लोक संस्कृति की मिठास भी मौजूद है। और कहीं कहीं लोक संस्कृति की मिठास भी मौजूद है। जैसे जिया जरत रहत दिन रैन, जैसे जिया जरत रहत दिन रैन, जिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। जिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। अब देखते हैं कथोपकथन। कथोपकथन की दृष्टि से गोदान बेजोड़ उपन्यास है। इस समय तक प्रेमचंद फिल्मी दुनिया का भी अभ्यास कर चुके थे, इसलिए उनके संवाद और प्रभावशाली हो गए हैं। यदि मिस्टर मेहता और कुछ अन्य चरित्रों के लंबे वक्तव्यों व एकाध एकालापों को छोड़ दें तो गोदान के संवाद छोटे, चुस्त व गतिशील हैं। गोबर, कैसा जी है झुनिया, कहीं दर्द है क्या? झुनिया, हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। गोबर, तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस बखत कहाँ जाऊं? झुनिया, किससे कहती? गोबर, मैं क्या मर गया हूँ? झुनिया, तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? अब देखते हैं देश काल वातावरण। प्रेमचंद देश और काल की विशिष्ट सूचनाएं देने से बचे हैं ताकि उपन्यास देश काल बद्ध न हो जाए। प्रेमचंद देश और काल की विशिष्ट सूचनाएं देने से बचे हैं ताकि उपन्यास देश काल बद्ध न हो जाए, किंतु परिस्थितियां, घटनाएं और समस्याएं इतनी सजीव और प्रतिनिधि हैं कि पाठक को देश काल की जानकारियों का अभाव नहीं खटकता। वातावरण सघन है, जो गोदान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कुछ समीक्षक गोदान को फील्डिंग के टॉम जॉन्स की फिर से पढ़ता हूँ। वातावरण सघन है, जो गोदान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कुछ समीक्षक गोदान को फील्डिंग के टॉम जोन्स की तरह महान वातावरणीय प्रधान उपन्यास की संज्ञा देते हैं। इसलिए कुछ समीक्षक गोदान को फील्डिंग के टॉम जोन्स की तरह महान वातावरणीय प्रधान उपन्यास की संज्ञा देते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर नंबर 2 यानी नामकरण। जो नामकरण होता है उसमें पहला हम कसौटियाँ देखते हैं। तो कसौटियाँ हमें महाभोज में से देख लेना है, ठीक है, महाभोज में से कसौटियाँ देख लेना है। दूसरा तर्क है, तो तर्क पक्ष में तर्क देना है, तीसरा है वैकल्पिक नाम क्या हो सकता था, तो ये तो पता ही है, वैकल्पिक नाम कुछ भी होता, गोदान से बढ़िया नहीं होता। चौथा है निष्कर्ष हमें लिख देना है। गोदान में बात करें तो पहला है विडंबना यानी आयरनी, और दूसरा है विद्रोह चेतना यानी धनिया का विद्रोह चेतना। तो गोदान में 2 चीज़ें हैं, एक विडंबना यानी आयरनी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा विद्रोह चेतना है जो धनिया के माध्यम से दिखाया गया है। उत्तर 3 की बात करें, मतलब अगर मैं गोदान लिखता तो क्या क्या परिवर्तन करता। तो इसमें पहला है अनावश्यक प्रसंगों को छोड़ देता। दूसरा पॉइंट है लंबे वक्तव्य को छोटा कर देता। तीसरा पॉइंट है अनावश्यक या कम आवश्यक चरित्र, मतलब कोदई या उसकी पत्नी और मीनाक्षी देवी, इनको मतलब हटा देता, अनावश्यक या कम आवश्यक चरित्र को हटा देता। चौथा है हृदय परिवर्तन कम
कम कर सकता था। 5वां है प्रूफ संबंधी गलतियां हैं, प्रूफ संबंधी गलतियां ठीक करता। 6वां है छायावादी तेवर और आध्यात्मिकता से बचते, छायावादी तेवर और आध्यात्मिकता से बचते, जैसे मेहता मालती की शादी करवा देते, जैसे मेहता मालती की शादी करवा देते। कुछ समस्याओं को विस्तार में लिखता, कुछ समस्याओं को विस्तार में लिखता, जैसे सांप्रदायिकता की समस्या तथा आदिवासी समूह का विस्तार बढ़ाकर, तथा आदिवासी समूह का विस्तार बढ़ाकर तथा विकलांग समूह को दर्शाता, तथा विकलांग समूह को दर्शाता। अब देखते हैं गोदान की प्रासंगिकता। गोदान की प्रासंगिकता यानी लास्ट इंडेक्स फैक्ट एग्जाम्पल का प्रयोग करना है। गोदान की प्रासंगिकता में लेटेस्ट इंडेक्सेस या फैक्ट्स और एग्जाम्पल का प्रयोग करना है गोदान की प्रासंगिकता में। तो गोदान की प्रासंगिकता में पहला है समस्याएं आज भी प्रासंगिक हैं, दूसरा है दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक हैं, तीसरा है साहित्यिक प्रासंगिकता अगर हो तो गोदान की प्रासंगिकता में पहला है समस्याएं आज भी प्रासंगिक हैं, ये हमें 60 से 70% लिखना है। दूसरा है दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक हैं, ये हमें 20% से 30% लिखना है। और तीसरा है साहित्यिक प्रासंगिकता अगर हो तो लिखना है। तो इसमें पहला देखिए समस्याएं आज भी प्रासंगिक हैं, तो इसमें है किसान ऋण यानी होरी, होरी के माध्यम से, किसान ऋण यानी होरी के माध्यम से। तो वर्तमान समय की रिपोर्ट फेमस उदाहरण का इस्तेमाल करना है। धर्म या मर्जाद की समस्या, धर्म या मर्जाद आदि की समस्या, दहेज बेरोजगारी की समस्या। ठीक। दूसरा था दृष्टिकोण, दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है, तो इसमें है ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था गोबर के प्रतीक के माध्यम से तथा जागरूकता अपने अधिकारों के लिए, तथा जागरूकता अपने अधिकारों के लिए। ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट है किसान को संदेश, और तीसरा पॉइंट है दलित समाज को संदेश, दलित समाज को संदेश, सिलिया का परिवार, सिलिया के परिवार के माध्यम से अधिकार छीन लो। और जो तीसरा था यानी साहित्यिक प्रासंगिकता अगर हो तो भाषा हिंदुस्तानी है, तो ये साहित्यिक प्रासंगिकता हो गई। पहली बार हिंदी उपन्यास चरम यथार्थवाद यहाँ पहुँचा, यानी होरी की मृत्यु पर पहली बार हिंदी उपन्यास चरम यथार्थवाद यहाँ पहुँचा है, यानी होरी की जो मृत्यु हुई है इस वजह से चरम यथार्थवाद पहुँचा है। अब देखते हैं छायावाद। छायावाद 1918 से 1936 तक है। तो छायावाद में 4 लोगों का नाम आता है, एक प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा निराला, चौथा महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद में होता क्या है? तो छायावाद में रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद होता है। स्वच्छंदतावाद क्या है? अनुशासनवादी स्वच्छंदतावाद। छायावाद में स्वच्छंदतावाद होता है केंद्र में, जिसमें प्रकृति प्रेम ये सभी केंद्र में होते हैं, प्रेम प्रकृति केंद्र में होते हैं। तो स्वच्छंदतावाद जो रोमांटिसिज्म है वो द्विवेदी युग उसके बाद आता है। तो द्विवेदी युग उससे पहले था 1900 से 1918, द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद युग। तो द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक था, जिसमें अनुशासनवादी स्वच्छंदतावादी था। अनुशासनवादी यानी तुकबाजी, अनुशासनवादी यानी तुकबाजी स्वच्छंदतावादी था। तुकबाजी यानी अनुशासनवादी यानी तुकबाजी स्वच्छंदतावादी था। तो द्विवेदी युग में प्रमुख हैं श्रीधर पाठक, द्विवेदी युग में प्रमुख हैं श्रीधर पाठक, द्विवेदी युग में प्रमुख हैं श्रीधर पाठक। तो द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक था, जिसमें अनुशासनवादी स्वच्छंदतावादी था, जिसके मुख्य हैं श्रीधर पाठक। फिर धीरे धीरे अनुशासनवादी स्वच्छंदतावादी जो है ये छायावाद में समा गया और फिर स्वच्छंदतावाद हो गया। प्लेटोनिक प्रेम, प्लेटोनिक प्रेम क्या है? आदर्श प्रेम या अहंकार से मुक्त। प्लेटोनिक प्रेम क्या है? प्लेटोनिक प्रेम आदर्श प्रेम या अहंकार से मुक्त, यानी गंगा नहाने जैसा पवित्र प्रेम, गंगा नहाने जैसा पवित्र प्रेम। तो प्रेम कल्पना में एक नाम आता है, प्रेम कल्पना में एक नाम आता है प्लेटोनिक प्रेम।
तो प्लेटोनिक प्रेम क्या होता है? आदर्श प्रेम या अहंकार से मुक्त, या कह सकते हैं गंगा नहाने जैसा पवित्र प्रेम। नारी कल्पना क्या है? नारी कल्पना में क्या क्या दिखाए हैं? तो नारी कल्पना में दिखाए हैं देवी है पति के प्रति आत्मनिर्भरता, देवी है पति के प्रति आत्मनिर्भरता। गोदान, गोदान में एक दूसरा है शिष्य। पांचवा है त्रासदी या इसके पक्ष विपक्ष, इसके पक्ष या विपक्ष दोनों पर गौर करें। तो गोदान के शिष्य पर यानी या शिल्प पर बोल सकते हैं, और इसके पक्ष या विपक्ष पर त्रासदी, इसके पक्ष या विपक्ष दोनों पर गौर करें। अब देखते हैं क्वेश्चन 7 है कि यदि गोदान नाटक होता, यदि गोदान नाटक होता, तो यदि गोदान नाटक होता तो क्या छोड़ते और क्या जोड़ते? तो यदि गोदान नाटक होता तो क्या छोड़ते, सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्या छोड़ते में पहला है अनावश्यक प्रसंगों को हटा देते, अनावश्यक प्रसंगों को हटाते। दूसरा है अनावश्यक पात्र को हटाते। तीसरा है लंबे एकालाप को हटाते। चौथा है दार्शनिक कथन को हटाते। और पांचवा है कठिन दृश्य जैसे कबड्डी शिकार पार्टी, इसको हटाते, कबड्डी या शिकार पार्टी इसे हटाते। तो क्या छोड़ते? अनावश्यक प्रसंगों को हटाते, अनावश्यक पात्र को हटाते, लंबे एकालाप को हटाते, दार्शनिक कथन को हटाते और कठिन दृश्य जैसे कबड्डी शिकार पार्टी को हटाते। क्या जोड़ते? तो रंग संकेत जोड़ते। रंग संकेत में वेशभूषा, अभिनय, प्रकाश, ध्वनि संकेत, वेशभूषा, अभिनय, प्रकाश, ध्वनि संकेत, वेशभूषा, अभिनय, प्रकाश, ध्वनि संकेत यानी रंग संकेत जोड़ते। और दूसरा संवाद शामिल करे, संवाद शामिल करते। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रेमचंद ने पहली बार गांव और कृषक जीवन को, प्रेमचंद ने पहली बार गांव और कृषक जीवन को अपने उपन्यास लेखन का केंद्रीय विषय बनाया। गोदान के माध्यम से प्रेमचंद की उक्त औपन्यासिक, गोदान के माध्यम से प्रेमचंद की उक्त औपन्यासिक दृष्टि की सांस्कृतिक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर है जब प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास लेखन में प्रवेश किया, जब प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास लेखन में प्रवेश किया, तब हिंदी उपन्यास किसान और गांव से पूर्णतः कटा हुआ था। तब हिंदी उपन्यास किसान और गांव से पूर्णतः कटा हुआ था। देवकीनंदन खत्री जैसे लेखक, चंद्रकांता जैसी तिलस्मी अय्यारी, देवकीनंदन खत्री जैसे लेखक चंद्रकांता जैसी तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिख रहे थे, तो गोपाल राम गहमरी जैसे लेखक सरकटी लाश जैसे जासूसी उपन्यास, दोनों का ही सामाजिक यथार्थ से पूरा कटाव था। दोनों का ही सामाजिक यथार्थ से पूरा कटाव था। मिश्र बंधु जैसे लेखक ऐतिहासिक रोमांचक उपन्यास लिख रहे थे, किंतु समाज उनमें भी नहीं था। थोड़ा बहुत सामाजिक यथार्थ सुधारवादी उपन्यासों में था। थोड़ा बहुत सामाजिक यथार्थ सुधारवादी उपन्यासों में था, किंतु उनमें व्यक्त यथार्थ शहरी मध्यवर्ग का था। किंतु उनमें व्यक्त यथार्थ शहरी मध्यवर्ग का था, गांव या किसान का नहीं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती ऐसे ही उपन्यास थे। दूसरा पॉइंट है प्रेमचंद ने महसूस किया कि हिंदी उपन्यास हिंदी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जिस समाज की अधिकांश आबादी गांव में रहकर किसानी का काम करती हो, उस समाज के उपन्यासों में गांव और किसानों का अनुपस्थित होना उन्हें चुभता था। फिर से बोलता हूँ, प्रेमचंद ने महसूस किया कि हिंदी उपन्यास हिंदी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जिस समाज की अधिकांश आबादी
गांव में रहकर किसानी का काम करती हो, उस समाज के उपन्यासों में गांव और किसानों का अनुपस्थित होना उन्हें चुभता था। यही कारण है कि प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में भी उन्होंने गांव की समस्याओं को रखा था। हालांकि इस सांस्कृतिक दृष्टि की पूर्णता गोदान में ही परिलक्षित होती है। सांस्कृतिक दृष्टि की पूर्णता गोदान में ही परिलक्षित होती है। तीसरा पॉइंट है, गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, यानी गांव के सभी वर्ग, सभी चरित्र, सभी समस्याएं मौजूद हैं। चौथा पॉइंट में निष्कर्ष है, यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की संस्कृति को ही बदल दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की संस्कृति को ही बदल दिया है। परंपरागत धीरोदात्त नायकों को हटाकर होरी को उस बिंदु पर खड़ा कर देना, यह वह सांस्कृतिक दृष्टि है जो लोकतंत्र का निर्माण करती है और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दिखती है। इस दृष्टि का परिणाम है कि अन्य बहुत से लेखक गांव की ओर उन्मुख हुए। शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया हो या रेणु का मैला आंचल, ये सभी महान कृतियाँ उसी सांस्कृतिक दृष्टि का विस्तार हैं जिसे प्रेमचंद ने गोदान में प्रस्तुत किया था। तो इसी के साथ क्लास नंबर 30 यहीं पे समाप्त होता है। साहित्य क्लास 31, इसमें मतलब आइए में पूछा गया आंसर नंबर 9 है। अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 उसका आंसर में क्या लिखना है, युग का प्रतिनिधित्व ग्रामीण जीवन का महाकाव्य, त्रासदी कृषक की महाकाव्यात्मक उपन्यास, युग का प्रतिनिधित्व ग्रामीण जीवन का महाकाव्य, त्रासदी कृषक की, इतना चीज़ें आंसर नंबर 9 में लिखना है। और आंसर नंबर 10 में लिखना है महाकाव्यात्मक उपन्यास। और बीपीएससी में आंसर नंबर 2 में लिखना है अधिकांश पात्र जो हैं वो व्यक्ति नहीं वर्ग विशेष के प्रतिनिधि, मतलब अधिकांश पात्र जो हैं वो व्यक्ति नहीं वर्ग विशेष के प्रतिनिधि। वर्ग विशेष का मतलब है मार्क्सवाद या समाजवाद से प्रभावित। और वर्ग विशेष के प्रतिनिधि में है जैसे किसान होरी के माध्यम से, नई पीढ़ी गोबर के माध्यम से, माता दीन या दाता दीन ब्राह्मण का वर्ग है, जमींदार एवं साहूकार। तो वर्ग विशेष के प्रतिनिधि में किसान होरी के माध्यम से दिखाया गया है, नई पीढ़ी गोबर के माध्यम से, माता दीन या दाता दीन ब्राह्मण का वर्ग है, और जमींदार एवं साहूकार। और वर्ग विशेष का मतलब है मार्क्सवाद या समाजवाद से प्रभावित। ठीक है। और इसमें एक शब्द आता है व्यक्ति वैचित्यवाद यानी यूनिक। तो मेहता या मालती वर्ग विशेष को नहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। मेहता या मालती जो हैं ब्रैकेट में वर्ग विशेष को नहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक। बीपीएससी के आंसर 6 में लिखना है हिंदी साहित्य प्लस जीएस। ठीक है। और पीसीएस के आंसर 3 में लिखना है 1936 की परिस्थितियां ऐसी ही थीं कि गांव और शहर में बहुत कम जुड़ाव था, इसलिए कथानक विश्रृंखल है। भूमिका जैसे लिख देते हैं, भूमिका में कैसे लिखना है, गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है। यह स्थापना अविवाद्य है। गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है।
या स्थापना अविवाद्य है। प्रश्न है कि गोदान को महाकाव्यात्मकता प्रदान करने वाला औदात्य किन तथ्यों पर आधारित है। प्रश्न है कि गोदान को महाकाव्यात्मकता प्रदान करने वाला औदात्य किन तथ्यों पर आधारित है। कुछ आलोचक मानते हैं कि प्रेमचंद गांव और शहर की कथाओं को जोड़ नहीं सके। कुछ आलोचक मानते हैं कि प्रेमचंद गांव और शहर की कथाओं को जोड़ नहीं सके और कथा वस्तु की यह विशृंखलता महाकाव्यात्मक औदात्य पर क्षरण करती है। और कथा वस्तु की यह विशृंखलता महाकाव्यात्मक औदात्य पर क्षरण करती है। किंतु हाल ही में एक नया विमर्श उभरा है कि वस्तुतः कथा वस्तु की विशृंखलता में ही गोदान को महाकाव्योचित गरिमा प्रदान की है। कि वस्तुतः कथा वस्तु की विशृंखलता में ही गोदान को महाकाव्योचित गरिमा प्रदान की है। आंसर 5 में पीसीएस के आंसर 5 में क्या लिखना है। मूल्यबोध यानी गांधीवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे। मूल्यबोध यानी गांधीवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे। गांधीवाद जो है वो आदर्शवाद है और मार्क्सवाद जो है ये यथार्थवाद है। और फिर समाधान पक्ष का संकेत दे देना है। आंसर 7 में क्या लिखना है। पीसीएस के आंसर 7 में गांव शहर में संबंध की मात्रा और गुणवत्ता लिखना है। गांव शहर में संबंध की मात्रा और गुणवत्ता लिखना है। और फिर कथानक का बिखराव जो हुआ है उसके बारे में लिखना है। तो कथानक के बिखराव के बारे में भी लिखना है। और पीसीएस के आंसर 9 में लिखना है होरी ने उपन्यास की नायक परंपरा का लोकतांत्रिकीकरण कर दिया है। क्या लिखना है आंसर 9 में। होरी ने उपन्यास की नायक परंपरा का लोकतांत्रिकीकरण कर दिया है। होरी ने उपन्यास की नायक परंपरा का लोकतांत्रिकीकरण कर दिया है। ठीक है। आंसर 16 में क्या लिखेंगे। आंसर 16 में लिखेंगे टी.एस. इलियट के शब्दों में कहें तो रचनाकार की महानता या ऐतिहासिक महत्ता उतनी ही होती है जितना परिवर्तन वह अपनी परंपरा में उपस्थित करता है। प्रेमचंद इस कसौटी पर हिंदी उपन्यास परंपरा के शिखर पुरुष हैं। उनका ऐतिहासिक महत्व यही है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास के शिशु परंपरा को अपने विविध प्रयोगों से बहुत कम समय में ही अनूठी परिपक्वता प्रदान की है। उनका ऐतिहासिक महत्व यही है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास के शिशु परंपरा को अपने विविध प्रयोगों से बहुत कम समय में ही अनूठी परिपक्वता प्रदान की। पहला पॉइंट है आदर्शवाद से यथार्थवाद की यात्रा। दूसरा है नायक परंपरा या चरित्र योजना। तीसरा है भाषा के स्तर पर। चौथा है महाकाव्यात्मक उपन्यास का स्तर हुआ। अब आंसर 17 में क्या लिखेंगे। भारत की लोक कला भी विश्व में प्रचलित व लोकप्रिय है। थोड़ा इसका भी जिक्र करें जैसे मधुबनी पेंटिंग या लोकगीत। आंसर 19 में क्या लिखेंगे। गोबर के चरित्र की खूबियाँ और कमियाँ। तो खूबियों में क्या है शोषण के प्रति जागरूकता है। कमियों में क्या है गैर जिम्मेदार है
वर्ग चेतना का अभाव है। गैर जिम्मेदार और वर्ग चेतना का अभाव। सहज या मानवीय, अगर बात करें कि गोबर के चरित्र कैसे हैं सहज या मानवीय में, तो सहज में प्लस पॉइंट है किसी का बुरा ना होने देना। प्लस पॉइंट क्या है? किसी का बुरा ना होने देना। और सहज या मानवीय में निगेटिव पॉइंट क्या है? गैर जिम्मेदार। गैर जिम्मेदार मतलब मानवीय कमजोरी है। जिस व्यवस्था का गांव में विरोध वही शहर में बन जाता है। मानवीय कमजोरी है। जिस व्यवस्था का गांव में विरोध वही शहर में बन जाता है। और दूसरा है कि गोबर प्रेमचंद का समाधान पक्ष है। गोबर प्रेमचंद का समाधान पक्ष है। होरी समाधान पक्ष है। ठीक। अब यूपीएससी का क्वेश्चन 6 है, हिंदी उपन्यास की आधुनिकता की चर्चा। हिंदी उपन्यास की आधुनिकता की चर्चा गोदान से शुरू होती है। देसी आधुनिकता के कौन कौन से तत्व गोदान को आधुनिक सिद्ध करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो मध्यकालीनता में आते हैं। पहले 3 चीज़ें आती हैं, मध्यकालीनता, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता। तो मध्यकालीनता में जो है वो आस्था थी। मध्यकालीनता में आस्था थी, परलोक केंद्र में था, धर्म केंद्र में था, संयुक्त परिवार, आदर्शवादी। ये 5 पॉइंट हैं। यानी आस्था, परलोक केंद्र, मध्यकालीनता में आस्था, परलोक केंद्र में धर्म, संयुक्त परिवार और आदर्शवादी, ये सभी बातें थी। आधुनिकता में क्या है? तो आधुनिकता 16 से 17वीं शताब्दी में डेकार्ट, न्यूटन, फ्रांसिस बेकन। 16 से 17वीं शताब्दी में डेकार्ट, न्यूटन, फ्रांसिस बेकन ने आधुनिकता की शुरुआत की। डेकार्ट जो हैं वो तर्कवादी हैं। डेकार्ट तर्कवादी हैं। बेकन जो हैं वो अनुभववादी हैं। डेकार्ट तर्कवादी हैं, बेकन जो हैं वो अनुभववादी हैं। और नज़रिया आधुनिकता में नज़रिया क्या था? नज़रिया है तर्क हो विवेक हो। नज़रिया जो है तर्क हो विवेक हो। अधिकार क्या है? अंधी आस्था खारिज। अधिकार में ये अंधी आस्था खारिज करते हैं आधुनिकता में। समानता में क्या है? समानता में इहलोक की बात करते हैं। समानता में इहलोकवाद है। और स्वतंत्रता न्याय की बात करते हैं। स्वतंत्रता न्याय की बात करते हैं। और धर्मनिरपेक्ष और एकल परिवार की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष एकल परिवार की बात करते हैं। और हमेशा यथार्थवादी रहने की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, गोदान से पहले के उपन्यास आधुनिक नहीं थे। तो पहले पॉइंट में हमें बताना है गोदान से पहले के उपन्यास आधुनिक नहीं थे, इसे विस्तार से बताना है। दूसरा पॉइंट में हमें बताना है आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे प्रेमचंद्र पर समाधान आदर्शवाद की तरफ, परंतु गोदान में आधुनिक हो गए। आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे प्रेमचंद पर समाधान आदर्शवाद की तरफ, परंतु गोदान में आधुनिक हो गए। अब गोदान आधुनिक क्यों? तो इसमें पहला पॉइंट है गोदान आधुनिक क्यों। पहला पॉइंट है गोबर के तर्क आधुनिकता के पक्ष में, गोबर के तर्क आधुनिकता के पक्ष में और आस्था या पाखंड के विपक्ष में। गोबर के तर्क आधुनिकता के पक्ष में और आस्था या पाखंड के विपक्ष में। दूसरा पॉइंट है समाज के एकदम आम आदमी को नायकत्व का दर्जा। समाज के एकदम आम आदमी को नायकत्व का दर्जा। और तीसरा पॉइंट है गोदान आधुनिक क्यों में चरित्रों को आदर्श या दुष्ट रूप में दिखाने की बजाय सहज मानवीय रूप में प्रस्तुत करना। पश्चिम में आधुनिक काल में जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन हुआ उसने चरित्रों की सहजता पर बल देने की बात कही। संभवतः यह उसी विचार का प्रभाव है। इसमें पॉइंट है आधुनिक विचारों का अपने सामाजिक प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार
अपनाना देसी आधुनिकता है। आधुनिक विचारों का अपने सामाजिक प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार अपनाना देसी आधुनिकता है। भारत में अध्यात्म पश्चिमी देशों की तरह नहीं है। भारत में अध्यात्म पश्चिमी देशों की तरह नहीं है। संभवतः इसलिए भारत में अध्यात्म पश्चिमी देशों की तरह नहीं है। संभवतः इसलिए भारत का व्यक्ति भी आधुनिकता को अध्यात्म से जोड़ कर देखता है। इसलिए भारत का व्यक्ति भी आधुनिकता को अध्यात्म से जोड़कर देखता है, जैसा प्रेमचंद ने गोदान के अंतिम प्रसंग में किया है। तो इसी के साथ क्लास नंबर 31 यहीं पे समाप्त होता है।